Hello everyone, welcome to PPC Researches. This is Prashant Kumar and this is about me. I have appeared in UPSC mains exam twice time and also faced UPSC interview once, and I have also appeared in UPSC UPPCS mains exam twice, and I belong to IT field as a software engineer and also a database administrator. Now आज हम नाइन्थ क्लास की इकोनॉमी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर आपको ए लॉट ऑफ थिंग्स सीखने को मिलेगा। और इस सीरीज को अगर आप देखते हैं तो आपको बुक को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैंने सारे कंसेप्ट सारे कंटेंट इसमें डाल दिए हैं, और यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी डाउट नहीं होगा अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेट होगा तो। अब हम यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट जो है और जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं इसके नाइन्थ क्लास के वो सारे फिनिश करूँगा। फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और यूट्यूब के अंदर ये आप खुद देखोगे, खुद रियलाइज करोगे कि आपको एक बहुत अच्छे से क्लियरिटी समझ में आई सब कुछ। चैप्टर फर्स्ट है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये पालमपुर की एक कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पालमपुर विलेज है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब कि ये एक इमेजिनेटिव विलेज है, रियल में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसकी हर बात एक काल्पनिक है, लेकिन जो भी इस विलेज की कंडीशन होगी, जो भी सिचुएशन है, वो सब एक रियल विलेज की ही तरह होता है, जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर समझाने की कोशिश करेगा प्रोडक्शन के बारे में। मेन चीज़ हमें सीखना क्या है इस चैप्टर से, प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ गुड्स, किसी भी वस्तु का निर्माण करना, वो समझना है इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल रखा है, मैंगो माजा, ये एक तरह का क्या हो गया आपका, प्रोडक्शन हो गया, मतलब कि ये एक तरह का प्रोडक्शन हो गया आपका, क्रिएशन ऑफ गुड्स। तो इसको हमें समझना है ये कैसे प्रोडक्शन हुआ। ये आपको बॉटल में मिल रहा है आज, तो ये कैसे बना ये सारा, ठीक है। इसके अंदर मैंगो है, उसके बाद कुछ लेबर लगे होंगे, पैसा लगा होगा, तब जाके जो मार्केट में हमें मान के चले कि जो इसकी एमआरपी पे मिल रहा है हमें 40 रुपीज़ का मिल रहा है। लेकिन आज तो आपको डायरेक्टली ये शॉप से मिल रहा है, बट ये बना कैसे, ठीक है, ये सब कुछ सीखना है हमें इसके अंदर। वैसे ही प्रोडक्शन में हम किचन गुड्स और भी चीज़ें ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कार, एसी, फ्रीज, ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, क्रिएशन ऑफ गुड्स, जो कि क्या है, एक प्रोडक्शन है। यही सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर में सीखना है, जो कि हम जो पालमपुर विलेज है यहाँ से हम चीज़ों के बारे में जानेंगे और चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो अबाउट पालमपुर विलेज के बारे में हम कुछ चीज़ें, कुछ बातें जानते हैं कि यहाँ पे कंडीशन कैसी है, किस तरह के लोग रहते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पर स्कूल कैसे हैं, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग। जो पालमपुर विलेज है वो वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग, नेबरिंग में जो टाउन है जिसका नाम है रायगंज और एक शाहपुर। ये पालमपुर विलेज जो है, जो आपका इमेज दिख रहा है, ये पालमपुर विलेज का है। तो पालमपुर विलेज से कनेक्ट है रायगंज, और रायगंज से फर्दर कनेक्ट मान के चलो आप, ये कनेक्ट है आपका शाहपुर से। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं ये सारे के सारे। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी विलेज से अगर फर्दर कोई टाउन कनेक्ट होगा तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन होगा इस पालमपुर विलेज के अंदर। मान के चलो कि यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे, या फिर मैंगो का प्रोडक्शन हुआ, तो मैंगो को प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पर हो सकता है टाउन के अंदर क्या हो सकता है, टाउन के अंदर हो सकता है यहाँ पर इंडस्ट्री हो, जो कि मैंगो से क्या बनाया है, मैंगो, आपका देखा माजा, तो मैंगो माजा बनाया गया होगा, हो सकता है ना। तो यहाँ से फिर यहाँ से फर्दर सिटी में भी सेल आउट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर रोड की कनेक्टिविटी होगी तो आप समझ सकते हो कि एक विलेज कितना ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये पहला पॉइंट बता रहा है। दूसरा यहाँ पे बात कर रहा है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पर पालमपुर विलेज में अच्छी है, मतलब कि रोड भी ठीक ठाक हैं।
क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है तो रोड ठीक होंगे तभी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी। तो जैसे ब्लॉक कार्ट्स है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ब्लॉक कार्ट्स हो गया, टांगा हो गया, आपका बॉगिस हो गया, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स, मतलब ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर ट्रक की फैसिलिटी फैसिलिटी अवेलेबल है तो यहाँ पर पालमपुर विलेज से ट्रक में क्या हो सकता है, ट्रक में लोड करो मैंगो और इसे पहुँचा दो कहाँ पर, रायगंज में और शाहपुर में। और फर्दर अगर आगे भी सिटी से कनेक्ट करोगे तो सिटी आगे फर्दर सिटी में पहुंचा दो इसको। तो इससे क्या होगा, सेलिंग अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा और कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो ये पालमपुर विलेज में डेवलपिंग अच्छी होगी, तो यहाँ पर जो लोग होंगे वो थोड़े ज़्यादा खुशहाल होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कम्युनिटी। अब आप जानते हो एक विलेज में हर तरह की कम्युनिटी रहती है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं, जिसमें कि यहाँ पर अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, तीनों क्लास के यहाँ पर लोग रहते हैं। अपर क्लास जैसे आपने ब्राह्मण क्षत्रिय देखा होगा, ठीक है। लोअर क्लास जैसे एससी सुना होगा, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब जो, तो ये सारे के सारे लोग यहाँ पर इस गांव में रहते हैं। और बात करें हम स्कूल की, तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी है और एक हायर स्कूल भी है। प्राइमरी स्कूल जो आप फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास एट्थ क्लास तक पढ़ते हो, ठीक है। और यहाँ पर हाई स्कूल भी है जो नाइन्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th ये सब पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही क्लास की यहाँ पर फैसिलिटी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चलो एजुकेशन यहाँ पर इस पालमपुर विलेज में अच्छी है। और नेक्स्ट देखते हैं हम हेल्थ केयर। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। मतलब कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की वो सेंटर जहाँ पर छोटे मोटे बीमारियों का इलाज हो सकता है। और आपने सिटी में सुना होगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है, एक बड़े लेवल का होता है जिसमें आपको बड़ी बीमारियों का इलाज होता है, जैसे कैंसर हो गया आपका, ठीक है, डायबिटीज़ मान के सकते हो आप, चल सकते हो। उसके बाद कोई और क्रिटिकल डिजीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया कोई, ये सारी बीमारी अगर इलाज कराना तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होना पड़ेगा। लेकिन अगर विलेज की बात करें, विलेज में क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है आपका, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और प्लस में डिस्पेंसरी है। ये एक छोटे लेवल का होता है, क्योंकि स्मॉल बीमारी जो छोटी छोटी बीमारी होती है उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे फीवर हो गया, कोई चोट लग गई, उनका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन बड़ी बीमारी होगा तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी है, तभी यहाँ पर ट्यूबवेल्स और बिजनेस जो यहाँ पर रन अच्छा कर रहा है। इस गांव की बात कर रहे हैं हम, पालमपुर विलेज के बारे में, ठीक है। ये सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्यूबवेल वो होता है जो कि आपने गांव में अगर देखा होगा, अगर वाटर निकालना होगा, पानी पानी निकालना होगा लैंड से, तो ट्यूबवेल सेट कर दिया जाता है यहाँ पर, और ट्यूबवेल से क्या होता है, फिर पानी आता है। अगर ज़मीन से पानी निकालना हो, ट्यूबवेल के थ्रू क्या होता है, ज़मीन से पानी निकाल सकते हैं। लेकिन ट्यूबवेल को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी है। और यहाँ पर बिजनेस भी रन होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर मान के चलिए कि शुगर कैन की फैसिलिटी हो, मतलब शुगर कैन हो रहा है, अगर शुगर कैन का प्रोडक्शन हो रहा है तो शुगर कैन से बताइए जैगरी बनाया जाता है, जो आपको गुड़ बोलते हो। तो जैगरी बनाने के लिए यहीं पर ही इस बिजनेस को, मतलब कि पालमपुर विलेज में जैगरी बनाने का प्रोसेस यहीं पर ही हो रहा है। और यही जैगरी जाकर आगे फर्दर क्या है, यहाँ अपने रायगंज और शाहपुर, हो सकता है आगे फर्दर भी सिटी में क्या हो सकता है, डिस्पैच करके फिर उसको सेल आउट किया जाता है, फिर वहाँ से अर्निंग होती है पालमपुर विलेज के लोगों को। सो अब आप समझ चुके होंगे पालमपुर विलेज के अंदर ये सारी फैसिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम मेन चीज़ पे जाते हैं, जो चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जो है प्रोडक्शन। तो यहाँ पर बताया गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेस है, जो रिसोर्सेस है जो पीपल यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, एसी, फ्रिज, कूलर या फिर मैंगो माजा। और उसके फैक्टर्स, फैक्टर का मतलब हो गया आपके रिसोर्सेस, ये बात कर रहा है आपका रिसोर्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स ने क्या किया, जो फैक्टर्स हैं उनको चार पार्ट में कैटेगराइज किया है। वो चार पार्ट्स हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, वन बाय वन हम सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
तो पहला पार्ट है इसका लैंड, मतलब कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना हो तो आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी और अदर नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। क्योंकि अगर आप, जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पर एग्जांपल किस लिया था, मैंगो माजा का एग्जांपल लिया था। अब जब मैंगो माजा का प्रोडक्शन करना होगा तो आप बिना लैंड के, जो अगर मैंगो आपको उगाओगे तो बिना लैंड के तो मैंगो उगेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर पहला जो इसका फैक्टर डिवाइड किया गया है वो है लैंड, अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आपका वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। और नेक्स्ट है जो कि बिना लेबर के, अगर जो है उसमें अगर आपको मैंगो उगाना है तो बिना लेबर के मैंगो तो उग नहीं सकता है, तो इसलिए लेबर भी दूसरा फैक्टर हुआ। अब लेबर दो तरह के हो सकते हैं जो कि यहाँ पर बताया गया है, एक एजुकेटेड वर्कर होते हैं, एक मैनुअल वर्कर होते हैं। अब भाई ये एजुकेटेड वर्कर और मैनुअल वर्कर क्या होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। एजुकेटेड वर्कर क्या होता है, जो होगा वो मेंटली लेबर होगा। जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप पे वर्क करना, ये सारे काम क्या होते हैं, ये मेंटली से, दिमागी से काम होता है। लेकिन कुछ होंगे जो होंगे आपके मैनुअल वर्कर, जो फिजिकल लेबर होंगे, जिनको आपने देखा होगा कि रोड पे गड्ढा खंदना या फिर मैंगो जो मैंगो का ट्री है उसे उगाना, ये सारे किस में आएंगे, फिजिकल लेबर में। ठीक है, तो ये डिफरेंट है एक एजुकेट लेबर में और आपका मैनुअल लेबर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर कौन सा है, फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं पहला फिक्स कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अब ये आप ऐसे समझ सकते हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब आप समझिए कि मनी की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर जब भी अगर कैपिटल की बात आए ना तो समझ लीजिए कि मनी की बात हो रही है। ऐसा मनी जहाँ जो मनी आपने फिक्स कर दिया हो, मतलब कि आपके पास पैसा था और पैसा आपने ऐसा कोई सामान परचेज कर लिया, और जो आपने सामान परचेज कर लिया तो आपने क्या किया, वो सामान परचेज किया, तो इसका मतलब आपने फिक्स कर दिया, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और उस सामान को परचेज करके आप कोई भी अदर प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, तो उसको आप फिक्स कैपिटल बोलोगे। जैसे कि यहाँ पर कोई भी टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कुछ भी परचेज करते हो वो फिक्स कैपिटल होगा। अब जैसे अगर एग्जांपल ले हम, मशीन्स का एग्जांपल है, एक ट्रक परचेज कर लिया आपने। और जब आपने ट्रक परचेज किया है तो ये क्या हो गया आपका, ट्रक किस लिए परचेज किया आपने, ट्रक एक्चुअली परचेज किया आपने ताकि जो पालमपुर विलेज के अंदर क्या है, वहाँ पर खेती बाड़ी अच्छे से हो सके, जल्दी हो सके, और ट्रक से आपका प्लगिंग अच्छे से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो आपने ये क्या किया, वन टाइम परचेज, मतलब वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और ये हो गया आपका फिक्स कैपिटल, ट्रक आपका हो गया फिक्स कैपिटल। तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। और वैसे कोई आपने बिल्डिंग भी परचेज कर दी, कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वहाँ पर दूसरे प्रोडक्शन हो सकते हैं, वहाँ पर कोई ऑफिस खोल दिया आपने, बिल्डिंग परचेज कर ली, तो अब वो लाइफ टाइम के लिए आपका हो गया ना, एक फिक्स कैपिटल बना दिया आपने। अब उसके अंदर आप चाहे प्रोडक्शन किसी भी तरह का रखो, तो ये आपका फिक्स कैपिटल उसको बोलेंगे। वहीं अगर बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल मतलब कि वो पैसा जो आपके हैंड में हो, खर्च करने के लिए हो, क्योंकि हैंड में पैसा होना चाहिए ना आपके। और आपका रॉ मटेरियल, अगर कोई रॉ मटेरियल भी है, कच्चा माल भी है, तो वो भी आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में आएगा। जो कि ये मान के चल सकते हो आप कि कोई भी मनी आपके इन हैंड में कैश के फॉर्म में है। अब कैश के फॉर्म में हो सकता है ना आपको कि ये पैसा आपको वहाँ पर लेबर को पे करना हो, वहाँ पर कोई हो सकता है आपने कोई व्हीकल से कोई सामान मंगाया हो तो उनको डिलीवरी वाले को पे करना हो, ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। और आपके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल पहले से हो तो वो भी आपका वर्किंग कैपिटल में आएगा। सो ये तीसरा फैक्टर भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब लास्ट फैक्टर जो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है, मैंने आपको बताया कि कैपिटल का मतलब मनी होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा ना, जो ह्यूमन ही एक ऐसा बन गया इंसान जो कि क्या है, वो मनी को क्या कर सकता है, अर्न करेगा वो। अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए
कि अगर किसी भी पर्सन के पास नॉलेज है, अब आपके पास ही नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो इसका मतलब आप उस नॉलेज के बेस पर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो, प्लस में टीचिंग कर सकते हो। अगर नॉलेज है तभी तो आप कर सकते हो ये चीज़ें। तो आपको क्या बोला जाएगा, आप नॉलेजेबल पर्सन हो, तो इसका मतलब आपका बोला जाएगा आपकी नॉलेज के बेस पर अर्निंग कर रहे हो, तो वो पर्सन कहलाएगा ह्यूमन कैपिटल। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल ऑल थिंग्स। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे लेमन वे में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मैंने एग्जाम्पल रखा है, चारों के चारों फैक्टर जो है मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर जो है ये है आपका लैंड, ये आपका लैंड है जो पहला फैक्टर है। ठीक है, और सेकंड फैक्टर है आपका लेबर जो कि यहाँ पर वर्क कर रहा है, देखिए। और थर्ड फैक्टर है आपका कैपिटल, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो ट्रक है पूरा, ये आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया। और ये कौन सा कैपिटल हो गया, बताया ना आपको, फिजिकल कैपिटल टू टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब ये आप बताएंगे कि ट्रक परचेज किया है तो ये कौन सा कैपिटल हो, फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, ये होगा आपका फिक्स कैपिटल। और लास्ट हमारा कौन सा है, ह्यूमन कैपिटल। अब ये पर्सन लेबर भी हो सकता है और एक स्किल पर्सन भी हो सकता है। स्किल पर्सन मतलब इसके पास नॉलेज है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये कैपिटल, लैंड और जो भी लेबर वाला पर्सन होगा, अगर डिफरेंट होगा तो लेबर को, तीनों फैक्टर को जो यूज कर सके और फिर उसके बाद कोई प्रोडक्शन बना सके, तो उसी को बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आपका क्या होगा, ये आपका ह्यूमन कैपिटल होगा। आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। अब देखते हैं कि पालमपुर विलेज के अंदर फार्मिंग कैसी होती है, वहाँ पे लैंड कैसा है, अब ये सब जानते हैं इसके बारे में। अब फार्मिंग, तो फार्मिंग जो है पालमपुर विलेज में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, फार्मिंग ही, जो पालमपुर विलेज है यहाँ का, यहाँ पे जो मेन एक्टिविटीज़ है वो है फार्मिंग करना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फार्मिंग होता क्या है। फार्मिंग, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आप क्या है नोट डाउन कर सकते हो, आपको वेल अंडरस्टैंडिंग होगी। और आपको अगर यदि ये सारे पॉइंट रखोगे अपने एग्जाम में तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्रॉप्स को ग्रो करना और एनिमल रखना फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स, उसको भी फार्मिंग बोलते हैं। फार्मिंग इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। वेरियस फार्म एक्टिविटीज इन एनी विलेज इंक्लूड, जैसे कि ये हो सकते हैं प्लगिंग बाय ब्लॉक्स, जो मैंने अभी दिखाया था ना आपको बैलगाड़ी, वो सोइंग, बीज बोना, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाई छिड़कना, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू कल्टीवेट करना, मॉडर्न मेथड के थ्रू कल्टीवेट करना, क्रॉप को कटिंग करना, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, फार्म एक्टिविटीज़ हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पालमपुर विलेज के अंदर जो है फार्मिंग तो मेन जो है, मेन एक्टिविटी यही है, बट यहाँ पर मेन इशू क्या है कि यहाँ पर लैंड क्या है, फिक्स है। लैंड क्या है, फिक्स, मतलब कि यहाँ पर लैंड जो है वो फिक्स है, लैंड का कोई इंक्रीज हुआ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बार जो भी वहाँ पर बंजर भूमि थी वो सारा का सारा एक समय आया बंजर भूमि में, जो बंजर भूमि थी वो कन्वर्ट हो गया आपका उपजाऊ भूमि में। उपजाऊ भूमि में जैसे कन्वर्ट हुआ तो आप समझिए, जब उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट हो गया तो सारा का सारा जो लैंड है वो कल्टीवेशन में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पर लैंड अब इंक्रीज होगा, यहाँ पे सब कुछ क्या हो गया, कोई एक्सपेंशन ही नहीं है लैंड का। ये इशू है यहाँ पर पालमपुर विलेज के अंदर। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको पिक्चराइज किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फार्मिंग कर रहे हैं, ये भी फार्मिंग हुआ।
और ये भी एक तरह का फार्मिंग होगा, क्योंकि अगर ऐसा लगता होगा आपको कि ये पर्सन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊनी के कपड़े पहनते हो, तो उसमें से जो ऊन ऊन होता है ना, वो बनता है कैसे? ये भेड़ के इन रुएं से बनता है, जो आप देख रहे हो ना, हेयर से, ये इससे बनता है ऊन। तो ये भी एक तरह का फार्मिंग हुआ और ये भी फार्मिंग हो गया। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि फार्मिंग का मतलब, जैसी फार्मिंग आएगा आपके दिमाग में आएगा कि कल्टीवेशन को बोलते हैं, जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सिर्फ उसको बोलते हैं, नहीं। अगर एग्जाम में आए ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स, तो दोनों ही फार्मिंग होगा। अब हम फार्मिंग के बारे में समझ चुके हैं, यहाँ पर क्या कंडीशन है यहाँ पर और कितनी लैंड है पालमपुर विलेज में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। कहने का मतलब ये है, क्या ऐसा कोई तरीका है कि लैंड उतनी हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके? क्या कोई ऐसा तरीका है? यस। अब कौन से तरीके हैं? पहला तरीका बताया गया है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग को फॉलो करते हैं तो आप सेम लैंड पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जो है क्रॉपिंग का जो ग्रो हो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप। आपके पास लैंड उतना ही है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर वो चाहिए आपको। जैसे वीट का प्रोडक्शन होना चाहिए, तो वीट आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, राइस चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्रॉपिंग हो रही है, ये हो रही है राइस। ये आप देख रहे हो, ये सारा राइस है ये। अब राइस ग्रो हो रहा है, जो कि आपका जून से अक्टूबर तक ग्रो होता है। जब जून से अक्टूबर तक ग्रो होगा, तो अब उसके बाद का तो टाइम जो होगा, कटाई हो जाएगी। अगर जून से अक्टूबर तक राइस ग्रो हो रहा है, उसके बाद कटाई हो जाएगी। कटाई होने के बाद ये लैंड फ्री हो जाएगा, तो इसके अंदर कुछ और उगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक हम वीट, जिसको बोलते हैं गेहूं, तो वीट की क्रॉपिंग करेंगे। तो वीट की क्रॉपिंग हो रही है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब वीट की क्रॉपिंग होगी यहाँ पर और वीट ग्रो करेंगे, तो इसका मतलब सेम लैंड था, लेकिन हमें 1 ईयर के अंदर क्या किया, हमने राइस भी ग्रो किया और वीट भी ग्रो किया। तो अब जब ये दोनों चीज़ ग्रो कर ली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक ही लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग की है। तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। सो मोर देन वन क्रॉप, अगर एक से ज़्यादा क्रॉपिंग करेंगे तो क्या होगा, सेम लैंड पे हमें जो हमें प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, वीट का जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं ये एक पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्डिंग। मतलब कि आपको क्या करना है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करना है। अब भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है, लैंड आपके पास उतना ही है जितना आपके पास, मान के चलिए कि आपके पास गाँव में सुना होगा कि 1 बीघा लैंड है आपके पास, या आपके पास 10 कट्ठा लैंड है या 20 कट्ठा लैंड है। तो हम मान सकते हैं कि 10 कट्ठा लैंड हो गया आपको, तो 10 कट्ठा लैंड भी है। और कभी कभी एक जो आपने सुना होगा 1 बीघा, तो ये गांव के लोगों को ज़्यादा पता होगा। अब हम बता सकते हैं कि लैंड उतना ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी लैंड पर हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो हम सेकंड मेथड को देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज कर सकते हैं हाई यील्डिंग के लिए। अब देखते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है। यहाँ देखते हैं हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्डिंग। तो यहाँ पर जब तक क्या था कि 1960 तक, उससे पहले तक सब कुछ जैसे चल रहा था, एक ट्रेडिशनल जो कल्टीवेशन का फॉर्मेट था वही फॉलो किया जाता था। जो पहले चल रहा था सिर्फ हम नॉर्मली यूज करते थे। फिर पानी, जो वाटर है, जो वो एक तालाब कुएं यहाँ से निकालना, फिर एक बैलगाड़ी जो राउंड फिगर में लगाते थे, फिर उसके बाद वो तालाब मतलब कि तालाब कुएं से पानी बाहर आता था। ये सब ट्रेडिशनल मेथड हो गया। लेकिन जैसे ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया, ये कब आया, आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन।
ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे ही आया 1960 के बाद की बात चल रही है अब, तो यहाँ पर एक लॉन्च हुआ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड के बारे में। जो क्या है, अगर आपने सीड यहाँ पर अगर ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को उगाया, तो ये सीड हो गया आपको। अगर ये आप ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड करोगे, तो अगर आप दो सीड अगर उगाते हो, तो आपको जो वहाँ पे होगा लगभग 10 से 12 जो है उसका प्रोडक्शन होगा। मतलब कि आप थोड़ा उगाओगे ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब ये है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का यूज करते हो। और ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है जो ये डेवलप किया गया किसमें, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। अब अगर बात करें हम ट्रेडिशनल सीड से, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या है, ये क्या बताता है, ये आपको क्या प्रॉमिस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। मैंने बताया ना को, एक सिंगल प्लांट पे एक सिंगल प्लांट होगा, सिंगल प्लांट पे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा वो, आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। और ये एक बेनिफिट होगा क्योंकि लैंड कम है, तो आप इसका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का यूज कीजिए, ज़्यादा आपको मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन मिलेगा। एज ए रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फूड ग्रेन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की जो है कुछ चीज़ें कमियां भी हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। इसको क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का यूज करते हो। दूसरा, आपको यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का काफ़ी ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, आपको पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ये सारे तीन चीज़ें हैं जो, जिससे क्या होता है, ये केमिकल अगर फर्टिलाइज यूज करते हो तो सॉइल का भी जो फर्टिलिटी होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और पेस्टिसाइड डालोगे तो आपका सॉइल और उसके बाद इन पे इम्पैक्ट डलेगा। सो अभी हम आगे फर्दर और डिटेल में पढ़ते हैं। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, ये है आपके मॉडर्न फार्मिंग मेथड। जैसे आप देख सकते हो फार्म मशीन, अगर आप इस ट्रैक्टर का यूज करोगे, देखो कितना इजीली तरीके से ये फार्मिंग कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर हो रहा है इस मशीन के थ्रू, बहुत जल्दी हो जाएगा ये पूरा खेत की जुताई। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला है। पहले क्या होता था, हल होता था, जो लोग गांव के रहते होंगे वो पता होगा, हल कुछ इस तरह का रहता था, वहाँ बैलगाड़ी बांध बांध के कुछ इस तरह का हल हुआ करता था, बैल के थ्रू उसको रन किया जाता था। लेकिन आज क्या है, ट्रक ट्रक आ चुके हैं, जिसको बोलते हैं हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ये। पेस्टिसाइड जो आपने देखा होगा, जैसे कीड़े मकोड़े मार दिए जाते हैं जिससे पेड़ पौधे और ये जो क्रॉपिंग है ख़राब ना हो। फिर सोलर पंप वाटर, देखिए यहाँ पर सोलर लगा दिया और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और यहीं से फिर वाटर जो है निकालने के लिए बहुत इजी हो गया। फिर आपका फर्टिलाइज़र, वाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये एक फर्टिलाइज़र है, मतलब कि एक केमिकल फर्टिलाइज़र है जो कि आपका फैक्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है। ये भी आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड हुआ। स्प्रिंकलिंग वाला सिस्टम देखो, यहाँ पर जैसे एक मतलब कि पाइप की नली लगा दी यहाँ पर, और ये पानी जो है स्प्रिंकल हो रहा है हर जगह। इससे क्या होगा, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और जो आपके क्रॉपिंग होगा उनकी जड़ तक आराम से जहाँ जहाँ नीड होगी वो वहीं पे स्प्रिंग करेगा। ये भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो गया। आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, ये देखिए मतलब कितने मोटे मोटे दाने हैं गेहूँ के, तो इसका मतलब क्या, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर एक क्रॉप लगाओगे तो मल्टीपल आपको फूड ग्रेन मिलेगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, तो इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर हमने ये सारी चीज़ यूज किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज किया, तो और ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज किया, तो क्या ये लैंड के लिए सस्टेनेबल है, क्या इसको लैंड जो ज़मीन है वो उसको सह सकती है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, साइंटिफिक रिपोर्ट ने ऐसा बताया कि अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करते हैं तो क्या होगा, अब क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होगा, ओवर यूज होगा। मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज में मान के चलो कि वाटर, और मैंने आपको बताया, याद कीजिए, वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर की नीड होती है अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करते हैं। ये ऐसा बताया गया साइंटिफिक रिपोर्ट के थ्रू। और
यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे पॉइंट में बताया कि इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ऐसा बताया गया है कई सारे एरिया में ऐसा हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से जो क्या हुआ, लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी। मतलब कि क्या है, जो जमीन की फर्टिलिटी थी, जो सॉयल की फर्टिलिटी थी, वो लॉस हो गई। अब वो बंजर भूमि बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां पर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन। अगर जल कंटिन्यू यूज करते रहेंगे ग्राउंड वाटर तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का जो होगा वो लेवल कम हो जाएगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा। ये इसके नुकसान है। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं हुआ ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल रिसोर्स जैसे हैं सोयल, फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये काफ़ी समय लेते हैं ना बिल्डअप होने में। तो इन पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको रिस्टोर होने में काफ़ी टाइम लगता है। ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी डल रहा है ये मेथड यूज करने से। और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है इस फार्मिंग मेथड का यूज करके। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सस्टेनेबल नहीं है, उस लेवल का नहीं है। अगर हम ज़्यादा ओवर यूज करेंगे और कंटिन्यू यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, लैंड सस्टेन ज़्यादा समय तक नहीं कर सकती है। तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही पता होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जब लिखो तो एक बैलेंस आंसर लिख सको। और वैसे ही प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी आता है तो आप आंसर आराम से इजीली दे सको उसका। अब यहाँ पे देखेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र के, अच्छा इसका एक फ़ायदा भी है। केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो जो क्या होता है कि डिसॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर जो है बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये प्लांट को बहुत जल्दी मिल जाता है। जब प्लांट को जल्दी मिलेगा तो प्लांट भी जल्दी ग्रो होगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने से प्लांट का ग्रो बहुत तेज़ी से होता है। बट यहाँ पर कुछ इनकी कमियां भी हैं, जो कि ये क्या होता है कि ये नॉट बी रिटेन इन द सोयल फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो सोयल होता है ये उसके अंदर क्या है, ये लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं हो पाता है। और होता क्या है, ये सोयल से क्या होता है, ये नीचे चला जाता है कहाँ, ग्राउंड वाटर तक। और फिर ये कहाँ पहुँच जाता है, फिर ये जो स्कैप हो जाता है सॉइल से। अगर ये सॉइल है आपका, मान के चलिए सॉइल है, तो यहाँ से अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर डाला ना तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ये सॉइल के अंदर रिटेन नहीं कर पाएगा, मतलब सॉइल के ऊपर जो है ये टिक नहीं पाएगा। ये सॉइल के जो छिद्र है बहुत जल्दी नीचे से ये नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो नीचे यहाँ देखोगे आप ग्राउंड वाटर होगा। अब जब ग्राउंड वाटर होगा तो ये जल्दी पॉल्यूट हो जाएगा। और हो सकता है यहाँ पर जो है इसके ऊपर इरोजन भी हो जाए। अगर यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर है यहाँ पर, तो अगर पानी का बहाव हुआ तो इरोजन हो गया, तो इससे क्या होगा, रिवर्स, लेक्स, ये सारे की क्या होता है, पॉल्यूशन हो जाता है इसका, वो पोल्यूट हो जाते हैं। ये इसका नुकसान भी है। और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो भैया ये क्या कर सकता है, ये बैक्टीरिया भी मार देता है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मार देता है, जो कि बेनिफिशियल होता है किसके लिए, सोइल के लिए। मान के चलिए कि सोइल के लिए एक आपने सुना होगा कि मतलब कि केचुआ। तो केचुआ जो होता है वो आप समझ सकते हो कि वो सॉइल को जो कहता है फर्टिलिटी बनाता है वो। तो ये उसको पे भी इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि अगर केचुआ रहता है ना, तो जो आप मिट्टी देखते हो ना, ऐसे मिट्टी में थोड़े थोड़े ऐसे आप मतलब कि एक बुरबुरा टाइप का मिट्टी देखोगे, वो काफ़ी लूज कर देता है। ये काम किसका होता है, केचुए का काम होता है। अगर केचुआ ही मर जाएगा तो ये सॉइल की फर्टिलिटी और जो ये पर्कुलेशन वाला जो होता है, जो मतलब कि नीचे नीचे अगर इस पे पानी आएगा ना तो बहुत जल्दी नीचे अच्छे से मतलब रिटेन कर पाएगा इसको। अगर इसी को मार देंगे तो ये जो सॉइल है ये जो बुरबुरा टाइप का वो बना नहीं पाएगा। और जब ये नहीं बना पाएगा तो ये भी सॉइल का जो उपजाऊ है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है केमिकल फर्टिलाइजर।
सो यहाँ पर क्या होगा, सोयल विल लेस फर्टिलाइज देन एवर बिफोर। ओके, पंजाब में देखने को मिल चुका है, अगर कंटिन्यूस यूज हुआ ना जो केमिकल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ सोयल हेल्थ, हेल्थ की जो सोयल की हेल्थ है वो काफ़ी डाउन हो गई। पंजाब एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल रियल है। ठीक है। सो अब हम देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि केमिकल फर्टिलाइजर है, साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट रखा है यहाँ पर कि फर्टिलाइजर और मैन्योर, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये एक्स्ट्रा है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा ज़्यादा यूज करना चाहिए, कौन सा बैलेंस में यूज करना चाहिए। तो ये इसका हो गया केमिकल फर्टिलाइजर हो गया और ये मैन्योर हो गया। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है फर्टिलाइजर में जो होता है ये, क्योंकि केमिकल वाला होता है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि फैक्ट्री में रेडी किया जाता है, जिससे क्या होता है, प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक, और यहाँ पर अगर बात इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ही नहीं। और यदि मैन्योर की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जैसे कि जो आपने देखा होगा एनिमल और प्लांट के वेस्ट होते हैं। अब एनिमल का आपने देखा होगा कि जो कावडंग सुना होगा ना आपने, मतलब कावडंग गोबर, और वो और प्लांट के कुछ पत्तियां ये सब हो सकती हैं, ये सारे डिकम्पोज हो जाते हैं, और उसको डिकम्पोज करने के बाद फिर वो क्या बनता है, वो खाद बन जाता है। तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। लेकिन लेकिन जो फर्टिलाइज़र जो है केमिकल फर्टिलाइज़र के अंदर ऐसा ऑर्गेनिक मैटर कुछ होता ही नहीं है, ये सब फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, केमिकल के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मैन्योर वाला। और यदि बात करें हम इसके अंदर न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पर जो आपका न्यूट्रिशन दे रखा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये क्या होता है, ये इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है केमिकल फर्टिलाइज़र के अंदर। अगर हम मैन्योर के अंदर बात करें तो ये थोड़ा सा कम मात्रा में पाया जाता है कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र के। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं। और तीसरा, सॉइल की हेल्थ की बात करें तो ये क्या करता है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र अगर यूज करेंगे तो मे नॉट कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस, मतलब कि ये तो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक मैटर का कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, जो कि जिसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस मतलब आप मान के चलिए कि एक तरह का खाद मान के चलिए आप। ठीक है, खाद ही होता है ह्यूमस। तो अब ये क्या का इसकी इसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं केमिकल फर्टिलाइजर का। लेकिन यहाँ पर जो होगा ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो कि क्या होगा, ह्यूमस, अगर खाद के रूप में यूज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सोयल की स्ट्रक्चर ठीक होगी, वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होगी, और जो छोटे छोटे माइक्रो एक्टिविटीज होंगे ना वो यहाँ पर पाए जाएंगे आपको। जो केंचुए वाली एक्टिविटीज है ना वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस मैन्योर वाले में। आप देख सकते हैं ये आपका इधर वाला आपका केमिकल फर्टिलाइजर है और इधर वाला आपका मैन्योर वाला है। और लास्ट हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसके अंदर आप देखोगे केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और उससे क्या होता है, आप जानते ही हैं, सॉइल की हेल्थ ख़राब होती है, ये भी मैंने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ाया भी है। बट मैन्योर से क्या होता है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है। ओके, और ये रिसाइकलिंग होता रहता है, रिसाइकलिंग फॉर्मेट है यहाँ पर, बट यहाँ पे कोई भी रिसाइकलिंग फॉर्मेट नहीं होता है। मतलब कि रिसाइकलिंग का मतलब हो गया, जैसे ट्री लगाया, ट्री सूख गया, उसके बाद फिर वो वहीं पर ट्री सूखने के बाद क्या होगा, डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज फिर ये क्या हो गया, फिर लैंड में चला गया, फिर लैंड से फिर ये अगर दूसरा ट्री है फिर उसको दोबारा मिल जाएगा, इसको रिसाइकलिंग बोल सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर विलेज के अंदर जो है लैंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फार्मर्स के बीच में। यहाँ हम पहले ही देख चुके हैं कि 450 फैमिलीज हैं। ठीक है, जिसमें कि 1/3 जो है वो लैंडलेस, मतलब कि उनके पास लैंड है ही नहीं। 150 फैमिली ऐसी है जिसके पास लैंड ही नहीं है। अब आप सोच सकते हो गांव में अगर ऐसे लोग हों,
150 फैमिली हो, उनके पास लैंड ना हो, उनकी कंडीशन कितनी ख़राब होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल्टीवेशन एरिया और नंबर्स ऑफ फार्मर्स कैसे कैसे बताया गया है। ठीक है। और यहाँ पर देखें पालमपुर विलेज के अंदर यहाँ पर 60 फैमिली हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर, जिनके पास क्या है, मोर देन क्या है, जो कल्टीवेट करते हैं मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। मतलब कि 60 फैमिली ऐसी है जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर है। मतलब उनके पास ही ज़्यादा क्या है, लैंड है, और वही ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर ए फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर, कुछ ऐसे लार्ज फार्मर हैं जिनका एक्सटेंडिंग है 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, कुछ ऐसे। अब हम देख, यहाँ पे देखो, ये बताया गया है कुछ लोगों के पास देखो कितना ज़्यादा लैंड है, ये देखिए कितना ज़्यादा लैंड है कुछ लोगों के पास, और कुछ के पास देखिए कितना कम लैंड है, ये देखिए कितना कम कम लैंड है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको। अब किसी के पास इतना ज़्यादा होगा, किसी का इतना कम होगा, तो आप कंपेयर करते कितना ज़्यादा इनके पास कम ग्रो कर पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो ये आपको डिस्क्रिमिनेशन गांव में देखने को मिलेगा। और यहाँ इसके अंदर देखेंगे कल्टीवेटेड एरिया, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कल्टीवेटेड एरिया, और यहाँ नंबर ऑफ फार्मर्स देख रहे हो आप, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। ये जो आप देख रहे हो ना इस कलर का, लाए थोड़ा सा पिंक वाला, ये क्या है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, जिसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर। इतने लोगों के पास क्या है, 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। मतलब 44.6% लोगों के पास क्या है, 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा कम लैंड है इनके पास। और यहाँ बात करें हम कि अगर इसकी बात करें मीडियम एंड सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर, अब यहाँ पे देखो लार्ज फार्मर की बात कर रहे हैं, जो आपका डार्क ये आपका कलर देख रहे हो, जो मैरून कलर है डार्क वाला, यहाँ पर देखोगे आप मोर देन 2 हेक्टेयर इतने लोगों के पास है। 15% जो है मोर देन 2 हेक्टेयर के पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 55% जो है लगभग ये कल्टीवेटेड एरिया है। और यहाँ नंबर ऑफ फार्मर्स, मतलब यहाँ पर जो है 15% फार्मर के पास क्या है, सिर्फ 15% फार्मर के पास क्या है, ये 55% वाला जो है वो कल्टीवेटेड एरिया है। 15% लोगों के पास सिर्फ, आप सोच सकते हो आप 15% लोगों के पास क्या है, 55% वाला एरिया है। और यहाँ अगर बात करें तो 80% जो लोग हैं उनके पास मात्र 44% के आसपास ही कल्टीवेटेड एरिया है। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है इसके अंदर। अब लेबर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल लेबर्स भी हैं जो कि दूसरे के फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है तो दूसरे के फील्ड में वर्क करेंगे, वहाँ से अर्निंग करेंगे। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स भी हैं जो हायर करेंगे किसको, फार्म लेबर्स को वर्क करने के लिए। यहाँ पर क्या है, अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स क्या करते हैं, उनके पास क्या है, डू नॉट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। उनके पास मतलब कि राइट्स नहीं है किसकी, क्रॉप ग्रोन करने की लैंड पर। जब क्या करते हो, इंस्टेड दे आर पेड वेजेस, उनको क्या होता है, वेजेस मिलता है। वो वेजेस का मतलब मनी, देखो ये वर्क कर रहे हैं और उनको उसके बदले में पैसा मिलेगा। कैश में मिल सकता है, कुछ काइंड मिल सकता है। आपने विलेज में देखा होगा कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कैश में पैसा मिल जाता है, कुछ लोग सोचते हैं कि आप हमारे ज़मीन पे क्रॉप उगाइए। आप क्रॉप होगा मान के चलिए कि 10 kg है, उसमें से आपका 2 kg आपका, तो उसको बोलते हैं काइंड। ठीक है, मतलब क्रॉप ही दे देना या फिर पैसा दे देना। अब मिनिमम वेजेस फॉर द फार्म लेबरर सेट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम वेजेस सेट किया गया है 300 रुपये पर डे सेट किया गया है, जो मार्च 2019 में है। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ पाते हैं क्या, आप देख सकते हैं वहाँ पर 160 रुपीज़ ही पाते हैं। देख सकते हैं आप कितना कम पा रहे हैं ये। तो इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि देर इज हैवी कंपटीशन, मतलब कि यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है। और लोग अगर लेबर ज़्यादा होंगे तो आप बता सकते हैं मुझे, लेबर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, मनी, मनी क्या होगा, जब लेबर की क्वांटिटी मतलब लेबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे
तो क्या होगा, मनी जो लेने वाले पैसे होंगे, जो लेबर को पैसे देने वाले होंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो लेबर अवेलेबल होगा वो कम पैसे में आपको लेबर मिल जाएंगे। ये लेबर ज़्यादा होगा तो ये कहेगा, एक पर्सन कहेगा भैया मैं तो 100 रुपये में वर्क करने में तैयार हूँ, दूसरा कहेगा नहीं मैं 90 में तैयार हूँ, तीसरा कहेगा मैं 80 में तैयार हूँ। जब इतने सारे लेबर रहेंगे तो भैया वो कहेगा कि जब मैं 80 रुपये में काम करा सकता हूँ तो मैं 100 रुपये क्यों दूँ। तो अपने आप ही क्या होगा, जब लेबर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उनकी वेजेज भी कम हो जाएगी। अब लेबर समझ गए हैं। अब कैपिटल समझते हैं। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर बिना पैसे के कुछ हो नहीं सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर, जो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो अगर अपने क्रॉप पे मतलब अपना क्रॉपिंग करना होता है उनको, तो क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं पैसा। और किससे, लार्ज फार्मर्स हो सकते हैं, और कुछ गांव के जो मनी लेंडर होते हैं ना, जिसका आप बोल सकते हो कि मतलब कि मुंशी होता है, जो पैसे देने वाला होता है, गांव का बनिया होता है, उसको बोलते हैं मनी लेंडर। कुछ ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, वो पैसा देते हैं किसको, छोटे छोटे स्मॉल फार्मर को। अब इन्होंने पैसा दे दिया। आप अब बताइए, पैसा दे दिया तो अभी क्या होगा, जब पैसा देते हैं ये लोग, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लगाते हैं। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो अब उनकी ये भी तो हो सकता है कि उनकी फसल उतनी अच्छी ना हो। और होता क्या है, जब फसल अच्छी ना हो, किसी मतलब रेनिंग अच्छी नहीं हुई, ठीक है, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, अब फसल अच्छी नहीं होगी तो डिस्ट्रेस आएगा। मतलब कि ग्रेट डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि आपका क्या है, वो एक सदमे में पहुंच जाएंगे। फसल अच्छी नहीं होगी, ग्रेट डिस्ट्रेस आएगा, और वो लोन तो पेमेंट कर नहीं पाएंगे जो उन्होंने पैसा लिया होगा मनी लेंडर से। अब उसके वजह से क्या होगा, उनकी लैंड भी छीन लेते हैं वो लोग। ठीक है। और इन कॉन्ट्रास्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास क्या है, खुद का लैंड है, मतलब फार्मिंग माइनिंग करने के लिए उनका खुद का लैंड है। अब हालत कैसी होती है, यहाँ देखो, ये एक बेचारा गरीब है यहाँ पर, जो एक फार्मर है, स्मॉल फार्मर। अब ये क्या है, मनी लेंडर। ये अब भैया इसको पैसे देगा, जब ये पैसे देगा हाई रेट में इंटरेस्ट देगा। और जब कहेगा कि अगर ये 100 रुपये देगा तो कहेगा कि भैया मैं 10% आपको इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ पैसा, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये इंटरेस्ट लेंगे पर मंथ। तो आप सोचोगे कितना ज़्यादा होगा ये। और ये जब ऐसा ही हालत में होगा, तो ये जो सुसाइड वाला आप फोटो देख रहे हो ना, आज की डेट में किसानों की ऐसी हालत हो रही है, इस तरह की हालत हो रही है कि उनको सुसाइड करना पड़ा है, क्योंकि वो लोन पे कर नहीं पाते हैं, उनकी ज़मीन भी चली जाती है, अब बेचारे का सब कुछ चला जाएगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये हालत हो रही है आज हमारे देश के किसानों की। अब यहाँ देखते हैं कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास लिटिल सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है जितना आपने उगाया है, जो क्रॉप आपने उगाया है, जो खाने के लिए बच गया, उसके बाद का जो बच गया है, जो सेल आउट करना है, उसको बोलते हैं सरप्लस। मतलब आपका खर्चा कितना है, आपका खर्चा 10 केजी है वीट का, और आपका हुआ है आपका 15 केजी। तो आप क्या करोगे, 10 केजी रख लोगे, और 5 केजी आप क्या करोगे, सेल आउट कर दोगे, इसको बोलते हैं सरप्लस। तो स्मॉल फार्मर से क्या है, बहुत कम सरप्लस होता है, मतलब कि उनके पास क्या है, कम ही बेचने के लिए है वेट, बिकॉज उनके पास टोटल प्रोडक्शन जो है, क्योंकि हो सकता है ना उनके पास टोटल प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ हो, अब उनके पास लैंड कम होगा तो टोटल प्रोडक्शन भी कम होगा ना। उनकी फैमिली के लिए कुछ कुछ ही चीज़ रख सकते हैं वो, फैमिली नीड्स के लिए। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कि लार्ज फार्मर के पास सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आइए बताया ना, वो सरप्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितना वो खाने के लिए बचा लेंगे, और खाने के अलावा जो बच जाता है वो सारा का सारा सेल आउट करते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया, ये 10 केजी इनको खाने की ज़रूरत है, तो इनका जो सरप्लस होता है, मतलब सेल आउट करना था इनको, उपजाऊ मतलब कि इनको जो प्रोडक्शन हुआ, यहाँ मान के चलिए कि 50 केजी, तो 10 केजी इन्होंने बचा लिया, 40 केजी सेल आउट किया, तो इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा ये लार्ज फार्मर के साथ होता है। और लार्जर फार्मर के पास क्या है, वो मोस्ट क्या होता है, उनके पास क्या है,
मोस्ट ऑफ मनी जो होता है वो अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं और सेविंग अकाउंट में रखते हैं। मतलब सेविंग नहीं, सॉरी, यूज टू सेविंग, मतलब कि सेव करते हैं किसके लिए? लैंड उधार देने के लिए छोटे छोटे फार्मर्स को। और क्या करते हैं? अपने सेविंग को अरेंज करते हैं वर्किंग कैपिटल में और फिक्स कैपिटल में। जो आपको बताया मैंने, वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल क्या होता है। सम फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने सेविंग को यूज करते हैं किसमें? वो खरीदते हैं कैटल, ट्रक्स, ये सारे क्या हैं? ये भी आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। टू सेट अप शॉप, कुछ शॉप ओपन कर देते हैं, उनसे भी उनको अर्निंग होती है। और दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब भाई ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? अब हम यहाँ देखते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये क्या होता है, रिलेट करता है आपका दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो कि क्या होता है, डू नॉट डायरेक्टली रिलेट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ये क्या है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है डायरेक्टली उससे रिलेट नहीं करता है। जब भी आपकी बात होगी ना, जब भी लिखा होगा कहीं भी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, तो आप समझ जाना ये डायरेक्टली आपका एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं करता है। अब तो फिर ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, केयरिंग, रिपेयर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी सर्विस, ये सारे आपके किस में आएंगे? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। अब यहाँ देख सकते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर डेयरी, अब देखिए डेयरी है। अब डेयरी से क्या है, अब डेयरी आपने बफेलो परचेज किया, बफेलो से आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, बफेलो से मिल्क निकाला, और अब वो क्या कर रहे हैं, मिल्क सेल आउट कर रहे हैं। तो सेलिंग ऑफ मिल्क जो हुआ ना आपका, ये तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आया क्योंकि डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना, वो भी आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पालमपुर विलेज के अंदर क्या है, शुगर कैन, शुगर कैन वहाँ पे उगाया जा रहा है, और शुगर कैन से आप जानते हैं जैगरी बनता है, जिसको गुड़ बोलते हैं हम, शुगर भी बनता है। तो जब ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में आएगा, जिसको बोलेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अगर शुगर कैन से, अगर कोई पालमपुर विलेज का पर्सन शुगर कैन से जैगरी बना रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, मतलब कि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और ये डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या है, शॉपकीपिंग। तो जो शॉप के ऊपर देखोगे आप, सप्लाई ऑफ डेली नीड्स आइटम टू पीपल। अब शॉपकीपिंग में हो सकता है ना, बिस्कुट हो वहाँ पर अवेलेबल, और उसके बाद आपके राइस, आपके वीट फ्लोर, मतलब कि वीट फ्लोर, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो ये क्या शॉप कीपिंग पे अवेलेबल है, तो ये पर्सन जो सेल आउट कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, ये आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आएगा। ठीक वैसे ही नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आपने एक सामान जो है आपका यहाँ से लेकर, अब आपका क्या है, वीट है, वीट जो है आपने ट्रक से क्या किया, ट्रक से आपने क्या किया, वीट को दूसरे प्लेस से पहुंचा दिया। जैसे शाहपुर का एग्जांपल लिया था, ट्रक से आपने क्या किया, दूसरे प्लेस से आपने पहुंचा दिया यहाँ पर। जब आपने पहुंचाया तो ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट वाला काम हो गया, तो ये आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आएगा। ठीक वैसे ही टीचिंग, अब वहाँ पे हो सकता है पालमपुर विलेज के अंदर मैंने बताया वहाँ पर कुछ स्कूल्स भी थे, हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसे कोचिंग क्लास भी हो जो कंप्यूटर टीच करते हो। तो वहाँ पर अगर टीचिंग कर रहा है कोई पर्सन, तो आप ये समझ लें कि वो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आएगा। कंप्यूटर क्लासेस टू स्टूडेंट, दैट इज आल्सो अंडर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल ऑल थिंग्स। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है एक लेमन मैन में, और आप इसका नोट्स बना सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप आप चाहे 9th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। सो
थैंक यू सो मच।